हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज एक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हमारा ये लेक्चर नंबर है 4 फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि सर के लेक्चर जल्दी से जल्दी आएँ तो आप सपोर्ट करो यार। आप मुझे लाइक चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम 100 लाइक चाहिए भिड़ते ही। जैसे आप वीडियो को देखा, आप ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस देख लेते हैं। आपकी भी तो ड्यूटी बनती है सर को मोटिवेट करने के लिए। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सर हमको कुछ बहुत अच्छा मैटर दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो आपका भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर को सपोर्ट करने की, कि नहीं बनती है। तो मुझे इस पर 100 लाइक चाहिए कम से कम 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो देखिए और सपोर्ट करो यार, उसमें क्या है, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी थर्ड ईयर। हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में बात की थी नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालें। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वो आपके बीएससी थर्ड ईयर में ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए मैंने वो लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड किया था। तो उसको देखें और फिर इस लेक्चर पे आएँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं लेक्चर नंबर 4 बीएससी थर्ड ईयर। लेक्चर जल्दी जल्दी चाहते हैं तो सपोर्ट करिए, कि नहीं करोगे? करोगे, मुझे पता है। देखो, इसमें मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स पे, कि रासायनिक समतुल्य, रासायनिक समतुल्य, अंग्रेजी में अगर इसको बोले इंग्लिश में तो केमिकल इक्विवेलेंट, रासायनिक समतुल्य एंड चुंबकीय समतुल्य। रासायनिक समतुल्य एवं चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन इन द सेंस हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो। ठीक, रासायनिक समतुल्य, चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं। देखो, पहले मैं बात करता हूं केमिकली इक्विवेलेंट की। ठीक है, रासायनिक समतुल्य, केमिकली इक्विवेलेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नोट्स आप खुद बना सकते हैं। सारा कैसे समझने का है, मैं दोनों लैंग्वेज में इसीलिए समझाता हूँ। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन का क्या है, मैं पहले भी बता चुका कि बे प्रोटॉन किसी अणु में, जिसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं, एनएमआर सिग्नल देख रहे हैं, तो किसी भी अणु में बे प्रोटॉन या बे हाइड्रोजन जिनका रासायनिक वातावरण कैसा होता है, समान होता है, वो समान सिग्नल देते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी अणु में जिसमें हम एनएमआर सिग्नल, एनएमआर संकेत देख रहे हैं, उसमें उपस्थित प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण समान है, अर्थात वे समान सिग्नल दे रहे हैं, वो प्रोटॉन या वो हाइड्रोजन आपस में क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्विवेलेंट या रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेंजीन का, कि बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन या 6 प्रोटॉन होते हैं, सब सेम प्रकार के होते हैं। ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। देखो सारे के सारे प्रोटॉन कैसे हैं, सेम नेचर के हैं। इसको भी मैं HA बोल सकता हूँ, HA मतलब सेम, HA का मतलब सेम प्रकार के, सेम प्रकार के, सेम प्रकार के। तो इसमें 6 HA हैं। वो कैसे हैं, तभी तो बेंजीन में एक सिग्नल आया था पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे तो बेंजीन में एक सिग्नल आता है, क्योंकि 6 के 6 प्रोटॉन कैसे हैं, सेम है। देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, चाहे ऐसे कर दूं, किसी को बैठा दूं, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, सेम है, सारी बॉन्डिंग सेम है, सब कुछ सेम है। इसीलिए ये सिर्फ प्रोटॉन है, कितना सिग्नल देंगे मिलके, 1। और सारे के सारे क्या कराएंगे, 6 के 6 प्रोटॉन कैसे हैं ये, अरे कैसे हैं भाइयों, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। केमिकली इक्विवेलेंट या रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन या क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ आया। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन होते हैं, जो समान सिग्नल देते हैं। इट मींस मैं ये बोलूं कि जिनका रासायनिक वातावरण कैसा होता है, समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट या रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। सेकेंडर में आई मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट या चुंबकीय समतुल्य, मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, प्रोटॉन या हाइड्रोजन। ठीक, देखो कोई दिक्कत, इसमें और इसमें केवल थोड़ा सा अंतर है। ये तो आपस में ही सारे के सारे समान हैं, वो क्या कहलाते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट। मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट या चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन वो होते हैं जो किसी दूसरे नाभिक के सापेक्ष दोनों कैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं किसी अणु में। मैं क्या बोल रहा हूं, चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन या मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है, वे प्रोटॉन जो किसी दूसरे नाभिक के सापेक्ष कैसे होते हैं, बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सेम स्थिति पे सेम पोजीशन होती है, मतलब वो समान सिग्नल देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो पैराफ्लोरो नाइट्रोबेंजीन का, तो पैराफ्लोरो का मतलब नाइट्रोबेंजीन की पैरा स्थिति पर कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन जोड़ दो, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा,
NO2, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, NO2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग रहा होगा बेंजीन के, एक यहाँ पर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, एक लग रहा होगा यहाँ पे और एक लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको तो नाम दे दूँ HA, वैसे ही HB, HC और HD, 4 पर नाम दे दिया, ठीक है। आपको वैसे ही दिख रहे होंगे कि देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन फ्लोरीन से बिल्कुल सेम है क्या, फ्लोरीन से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या बोला कि बे प्रोटॉन या बे हाइड्रोजन जो कि किसी दूसरे नाभिक से, नाभिक का मतलब परमाणु से उसका नाभिक, क्योंकि NMR का अध्ययन नाभिक पे करते हैं तो मैं नाभिक बोल रहा हूं, किसी दूसरे परमाणु से, किसी अणु में दूसरे परमाणु से दोनों कैसे होते हैं, समान नेचर के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। तो देखो ये दोनों जो HA और HB मैंने अलग अलग नाम दे दिया है, दोनों सेम प्रकार के, ये दोनों फ्लोरीन से कैसी नेचर के, बिल्कुल समान है। देखो इसके आगे भी वही हाइड्रोजन आएगा NO2, और वही इसके बगल में फ्लोरीन के बगल में हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर NO2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन NO2। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये वाले या दोनों प्रोटॉन हैं, ये क्या कहलाएंगे, कैसे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, किसके सापेक्ष, फ्लोरीन के सापेक्ष, ठीक है। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है किसके सापेक्ष, फ्लोरीन। मैं बोलता HA और HC, HA और HC क्या चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये किसी दूसरे नाभिक मतलब फ्लोरीन से सेम नहीं है, ये तो फ्लोरीन से 2 नंबर पे आ रहा है और 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो HA और HB, HA और HB आप बोल सकते हैं, मैं नाम दे दिया, वैसे दोनों सेम नेचर के हैं, HA एंड HB फ्लोरीन से कैसे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट है, कैसे हैं भाई, दिख रहा होगा, केमिकल इक्विवेलेंट है। जबकि अगर मैं बोलता HA एंड HC क्या फ्लोरीन से, केमिकली नहीं मैग्नेटिकली, सॉरी चुंबकीय, केमिकली बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिकली, केमिकली की तो बात हो गई, चुंबकीय समतुल्य है, क्योंकि केमिकली तो कौन होता है जो आपस में सब सेम प्रकार के होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, केमिकली रासायनिक समतुल्य। मैग्नेटिकली किसकी बोल रहा हूं, जो किसी दूसरे नाभिक से समान प्रकार के होते हैं। तो HA और HB फ्लोरीन से समान प्रकार के हैं, जबकि HA और HC फ्लोरीन से समान है क्या, नहीं। तो भाई ये फ्लोरीन के सापेक्ष चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन नहीं कहलाएंगे, चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन नहीं कहलाएंगे। अच्छा बताओ ये वाला मॉलिक्यूल कितने NMR सिग्नल देगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है कितने NMR सिग्नल देगा, तो आप बोलेंगे सर 2 देगा, 2 ही तो देखा। देखो कैसे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, सेम फ्लोरीन से, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन देखो बिल्कुल सेम है, NO2 से 2 नंबर पे आ रहे हैं, इनके आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर फ्लोरीन, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 2 प्रकार के इसमें ग्रुप बनेंगे, ठीक है, 2 प्रकार के बनेंगे। तो ये दोनों एक सिग्नल देंगे और ये दोनों एक सिग्नल देंगे, इसीलिए इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्नल कितने आएंगे, NMR सिग्नल, NMR संकेत कितने आएंगे भैया, 2 आएंगे, 2। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो अच्छे से आप बता सकते हैं, नहीं भी देखा तो मैं बता रहा हूँ, जाके फिर पिछला लेक्चर देख ले। ये दोनों देखो नाइट्रोजन से NO2 से सेम है, ये दोनों फ्लोरीन से सेम है, लेकिन ये वाला इससे सेम नहीं है, ये वाला, इसका मतलब ये तो इससे सेम है और ये इससे सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम सिग्नल देंगे और ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। और मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट चुंबकीय समतुल्य क्यों है फ्लोरीन से, क्योंकि देखो दोनों समान व्यवहार कर रहे हैं। चुंबकीय समतुल्य और रासायनिक समतुल्य में इतना सा अंतर है कि रासायनिक समतुल्य तो वे प्रोटॉन होते हैं जो आपस में ही कैसे होते हैं, समान प्रकार के समान व्यवहार दर्शाते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन में। जबकि चुंबकीय समतुल्य प्रोटॉन कौन होते हैं, जो किसी दूसरे नाभिक से बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं, समान सिग्नल देते हैं, समान नेचर के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट या चुंबकीय समतुल्य। जैसे देखो ये दोनों, मैं बोलता HA और HB फ्लोरीन से चुंबकीय समतुल्य हैं, जबकि HA और HC है क्या, नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। तो आप लिख सकते हैं, नोट्स में भी हम लोग डाल देंगे, लेकिन आप खुद भी लैंग्वेज बना सकते हैं और आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं आप बताता हूँ एरिया ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं, क्या किसको शो करता है। मैंने बताया था पिछले लेक्चरों में, नंबर ऑफ सिग्नल की बात कर ली थी, उसके बाद बोला मैंने एरिया ऑफ सिग्नल को बताऊंगा कि ये बताता है एरिया ऑफ सिग्नल कि कितने सेट संभव हैं, जितने सिग्नल मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं कि सिग्नल का क्षेत्र है, एरिया ऑफ सिग्नल का क्या मतलब है। इसको लिख लो, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं आप लोगों से। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं, एरिया ऑफ सिग्नल किसको शो करता है। आप अगर पिछला लेक्चर जाकर देखेंगे, उससे भी पिछला 2nd नंबर का, तो मैंने उसमें 3rd लेक्चर में ही बताया था, 2nd में थोड़ा सॉरी, उसमें आप देखेंगे तो मैंने एक साथ आपको बताया था एरिया ऑफ सिग्नल क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या है, तो बताया था। तो आप बताओ क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ सिग्नल का मतलब क्या था। देखो एरिया ऑफ सिग्नल है सिग्नल का क्षेत्र, किसको दर्शाता है, एरिया ऑफ सिग्नल है सिग्नल का क्षेत्र ना संकेत का क्षेत्र, ठीक है। मैंने बताया था
कि ये उसके बारे में जानकारी देता है कि जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब जो कैसा सिग्नल दे रहे हैं, सेम सिग्नल दे रहे हैं, उनके कितने सेट संभव है, उनके कितने सेट संभव है, उनकी कितने सेट संभव है, ये उसी के बारे में बताता है कि जो समान प्रकार से जो समान प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं उनके नंबर ऑफ कितने सेट संभव है, उनका अनुपात क्या है, सेटों का जो अनुपात, जो सेट है, सेट संभव है, उनमें प्रोटोनों का जो अनुपात आएगा, जो रेशो आएगा, वही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल कहलाता है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, CH3 CH2 Cl, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इसका एरिया ऑफ सिग्नल बताना है आपको। मतलब इसमें पहले तो कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे वो सारा आपको बताना होगा। तो आपने सिग्नल वाला लेक्चर देखा होगा तो आप आराम से बता देंगे। आप बोलेंगे सर इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन है, ये दोनों जो प्रोटॉन है वो सेम है और ये तीनों जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं, सेम है। ये Cl से जोड़ रहे हैं तो ये दोनों सेम होंगे HH, और CH3 पे जोड़ रहे हैं तो तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, सेम। तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसमें क्या है, 2HA तो सेम प्रकार के हैं और 3HB, इनको तो मैंने HA नाम दे दिया और इनको मैंने नाम दे दिया HB। तो ये सेम प्रकार के हैं दोनों और ये सेम प्रकार के। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। सिग्नल निकालना मैं पहले भी से देख चुका हूँ। अरे भैया सेम है ना, देखो ये इसके इस कार्बन किस तरफ CH3, इस तरफ Cl, तो दोनों हाइड्रोजन सेम ही होंगे। इस CH3 किस तरफ CH2 और Cl, तो इसकी जो तीनों हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई ये तीनों सेम है और ये दोनों सेम है। इसका मतलब दो प्रकार के हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, तीन प्रकार का हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, तो पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 2 देगा। तो देखो इनका रेशो कितना आएगा, अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो रेशो कितना आएगा, 2:3, कि भैया दो प्रकार के तो सेम सिग्नल दे रहे हैं, दो प्रकार के सेम सिग्नल दे रहे हैं। यही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल कहलाता है। यही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल। इसको NMR स्पेक्ट्रा का एक संकेत होता है, पैमाना होता है, उसको मैं भी आगे बताऊंगा इस तरीके का, ठीक है। उसमें क्या होता है, इनको दर्शाया जाता है कि भैया कितने प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। जितने सिग्नल आते हैं उतनी पीक लगा देते हैं, शिखर बना देते हैं। भैया ये तो जैसे ये एक संकेत आया और एक संकेत ही आया। संकेत का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफ सा होता है कि आपने मूवीज वगैरह देखी तो वहाँ चलता रहता है ऐसे ऐसे यूँ टिंग ऐसे चलता रहता है। तो जितने सिग्नल उसमें आते हैं, जितने संकेत प्राप्त होते हैं, वो उतनी क्या बना देते हैं हम लोग, पी। हम जो कि हम सैद्धांतिक पढ़ रहे हैं, प्रायोगिक तो पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो बुक्स को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। लेकिन मैं ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे प्रैक्टिकल में कभी जाएँ तो आप कैसे देखें। तो ऐसा एक NMR का इंस्ट्रूमेंट होगा, एक मॉनिटर होगा कंप्यूटर का। जब आप उसमें देखेंगे, उसको देख जाके, तो अगर 2 सिग्नल आएंगे तो 2 ऐसी पीक या शिखर आएंगे, ठीक है। तो ये एक पीक तो किसकी वजह से आई, 3HA की वजह से, और एक किसकी वजह से आई, 3HB की वजह से, और एक किसकी वजह से आई, 2HA की वजह से आई, ठीक है। यहाँ एक संदर्भ यौगिक काम में लिया जाता है TMS, टेट्रामेथिलसिलाइल, ठीक है। सिलिकॉन के साथ 4 मेथल जुड़े रहते हैं, उसके सापेक्ष ही इनको बनाते हैं। वो मैं आगे बात करूंगा, NMR पैमाना बताऊंगा कि ये ग्राफ है क्या एक्चुअल में। अभी तो इसको मान लें, अभी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना भी लास्ट तक। तो 2 प्रकार के सिग्नल आएंगे तो ये इनका क्या कहलाएगा, अनुपात 2:3 क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ठीक है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ सिग्नल बोल रहा हूँ। इनको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। जो समूह जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I प्रभाव होता है। अगर आपने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा हो कार्बनिक रसायन में, BSc फर्स्ट ईयर में या 12th में, तो जो खींचता है, तो जिससे दूर जो प्रोटॉन होते हैं उनको बनाना है इस लाइन के नजदीक। मैं आगे इनको बताऊंगा अभी, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इस चीज को कि भैया सिग्नल यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे उस पर बात करूंगा, अगला लेक्चर उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से दूर होते हैं जो प्रोटॉन, उनको बनाया जाता है इस लाइन के नजदीक। इसलिए 3HB को इधर बनाया और 2HA को इधर बनाया। अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 CH, CH2 और क्या, Cl। ये एग्जाम्पल मेरे पास है। पहले तो देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे आप ये बताओ, फिर मैं इसमें अपन एरिया ऑफ सिग्नल या अनुपात निकालेंगे, वही एरिया ऑफ सिग्नल को शो कर रहा है। देखो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन कार्बन पे सेम नेचर के हैं। देखो भैया ये भी CH3, ये भी CH3, CH से जुड़ रहा है, C तो सेम है। इसका जो हाइड्रोजन है वो अलग सिग्नल देगा, इसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो कैसा सिग्नल देंगे, अलग सिग्नल देंगे। क्योंकि देखो ये CH2 है, यहाँ Cl है और यहाँ CH है, इसका हाइड्रोजन अलग देगा। ये दोनों सेम है भाई, CH3 के 6 हाइड्रोजन तो सेम, दोनों CH से जुड़ रहे हैं, CH क्या है CH2। तो इसको मान लेता हूँ मैं HA, इसको मान लेता हूँ मैं B और इनको मान लेता हूँ मैं C और क्या, C। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन तो सेम प्रकार के हैं जिनको मैं 2HA बोल रहा हूँ, ठीक है।
और एक हाइड्रोजन अलग प्रकार का है जिसको मैं बोल रहा हूँ Hb, और 6 हाइड्रोजन सेम प्रकार के जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ Hc। तो ये एक सिग्नल देगा, एक सिग्नल ये देगा और एक सिग्नल देगा। पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा? ये 3 सिग्नल देगा। कितने NMR सिग्नल देगा? 3 NMR सिग्नल मुझे देगा। 3 NMR संकेत मुझे क्या होंगे? प्राप्त होंगे। क्योंकि देखो भैया ये इनका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग, और इन दोनों का नेचर क्या है? दोनों की प्रकृति कैसी है? समान है, रासायनिक वातावरण समान है। दोनों किससे जुड़ रहे हैं? CH से, सेम ही है। देख रहे हैं, मैंने NMR में भी अच्छे से बताया था सिग्नल वाले लेक्चर में। तो देखो, तो उनका रेशो क्या आएगा सिग्नल्स का? अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात क्या आएगा? क्या आएगा? 2:1:6, 2:1:6 आएगा। अगर मुझे इसको दर्शाना होता NMR सिग्नल या संकेत में कैसे दर्शा सकते थे? जैसे अपन कभी पढ़ते, कभी अपन प्रैक्टिकल करते, जैसे नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग, आगे जो स्टडी में जाएंगे वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कैसे? अगर मैं उनको बताना चाहता यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल क्लास तो है नहीं, थ्योरेटिकल, लेकिन फिर भी। तो देखो सिग्नल कितने आए? 3। तो 3 आपको ऐसे पीक बनानी पड़ेंगी, 3 कि भैया 3 बनानी का पड़ेंगी। ऐसे आती हैं एक्चुअल में, जब इस मॉलिक्यूल का अध्ययन किया जाएगा तो इसमें ऐसे 3 पीक आएंगी, मतलब 3 संकेत आ रहे हैं। पीक को मतलब बोलते हैं शिखर, इसमें 3 शिखर है, इसका मतलब इसके संकेत कितने हैं? 3। हमने यहाँ पे भी देख लिया 3 आ रहे हैं, ऐसे दर्शाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? जो स्नाभिक से सबसे दूर है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इसका -I प्रभाव होता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, क्या खींचता है। तो जो इसके सबसे दूर होगा उसको आपको यहाँ बनाना है। मैं आगे इसका कारण भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे दूर कौन है? 6 हाइड्रोजन। उसके बाद कौन है? एक हाइड्रोजन, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? 6 हाइड्रोजन को दिया है मैंने Hc, तो Hc लिख दो। एक वाले को क्या नाम दिया है? Hb, तो क्या लिख दो? 1Hb, ठीक है। ये आप कंफ्यूज होंगे सर किसको कहाँ बनाएंगे, मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीज़ की। और सबसे नज़दीक कौन है? CH2 वाले, जिनको हमने क्या नाम दिया है? Ha, तो 2Ha को बना देंगे यहाँ। ये सेम सिग्नल दे रहे हैं तो एक सिग्नल, ये दे रहा है सेम, और ये 6 के सेम दे रहे हैं, तो अनुपात क्या है? यह है। यही किसको शो करता है? एरिया ऑफ सिग्नल को शो करता है। इसको आप बना लो, फिर मैं और 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ। लिखो इसको, लिया? देखो मैं 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ, लिख लो इसको, है ना। वीडियो के पीछे जाके भी लिख लिया करो। पर अजय अकेडमी को सपोर्ट ज़रूर करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका भला हो रहा है फ्री में, हमारी कोशिश भी यही है। जो लोग मोटे मोटे पैसे लेते हैं BSc कराने के लिए, सिखाने के नाम पे कुछ नहीं, इसीलिए हमने ये सोचा है आप लोगों के लिए, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की नहीं बोल रहा, केवल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट, यही तो बोल रहा हूँ, इतना तो मेरा हक है। देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल एरिया ऑफ सिग्नल में, ये बेंजीन है, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन CH, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा तो लगा लो, यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि कार्बन ये ऐसे तो होता है, दिस और दिस, तो भाई यहाँ तो 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 2 3 और 1 4, तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। सारी चीज़ें ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही बता दूँ, इसको अपन गोल गोल बना देते हैं क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन में, इसीलिए ऐसे। इसमें आपको एरिया ऑफ सिग्नल और रेशो वगैरह बताना है। तो पहले तो ये देखो सिग्नल कितने देगा ये मॉलिक्यूल, तो देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा, इसको मैं बता देता हूं Ha। ये वाले दोनों का नेचर समान है क्या? रासायनिक वातावरण इन दोनों का, इनको मैं Hb दे देता हूं, Hb और Hb। देखो समान ही है दोनों का भाई, दोनों किस तरफ कौन है? H, और इसके दोनों की तरफ HH, और फिर आगे ये दोनों समान। ये दोनों समान है क्या? ये वाले, इनको HC नाम दे देता हूँ, HC नाम दे देता हूँ, बिल्कुल समान है। देखो इसके लिए जो नेचर है वही सारी बॉन्डिंग, इसके लिए भी वही है, तो ये दोनों कैसे हैं? समान है। ये दोनों आपस में समान है क्या? नहीं। आप बोलेंगे साहब ये भी CH और ये भी CH, तो CH से मतलब नहीं है। देखो CH किस तरफ कौन है? CHO, CH किस तरफ कौन है? CH, और इस तरफ कौन है? बेंजीन वाले। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन का रासायनिक वातावरण बिल्कुल अलग है और इस वाले का बिल्कुल अलग है। ये हो CH सकते हैं, लेकिन रासायनिक वातावरण दोनों का कैसा है? अलग अलग है कि नहीं है? देखो इसके इस तरफ तो CH है, जबकि इस तरफ कौन है? बेंजीन वाले। इसके इस तरफ तो CH है, लेकिन इस तरफ कौन है? CHO। तो ये वाला हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा, उसको मैं डाल देता हूँ HD, और इसको डालूंगा मैं HE, और इसको डालूंगा मैं HF। CHO में भी एक हाइड्रोजन है तो उसका नेचर क्या होगा? अलग होगा, उसका नेचर भी क्या होगा? अलग होगा। देखो एक बार और देख लो ध्यान से, ये हाइड्रोजन अलग नेचर का है बिल्कुल। देखो लास्ट में लग रहा है एक, ये दोनों सेम नेचर के हैं। देखो सेम ही रासायनिक वातावरण समान है, इसके इस तरफ H है और इस तरफ HH, इसके इस तरफ H, और फिर वो ये वाली श्रृंखला। इन दोनों का देखो व्यवहार एक जैसा समान है, दोनों का रासायनिक वातावरण समान है। इसको इस तरफ भी H है, इस तरफ भी H है, और वही H है और वही CH, और ये पूरा श्रृंखला एक तरफ। तो ये दोनों बिल्कुल सेम नेचर के हैं कि नहीं? आप बोले सर ये दोनों सेम है, अरे ये दोनों सेम नहीं है। इसके इस तरफ तो H है और इस तरफ, इसकी इस तरफ कौन है? ये वाली श्रृंखला। ये दोनों सेम नहीं है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये अलग है,
ये अलग है CH वाला, ये CH वाला अलग है, और CH वाला हाइड्रोजन क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग व्यवहार है इसका, दिख भी रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इस मॉलिक्यूल में देखना आप कितने आएंगे। एक तो ये देगा, चलो मैं लिख देता हूं, एक H एक सिग्नल देगा, HB कितने हैं 2, तो मैं लिख दिया 2HB, HC कितने हैं 2, तो 2HC, HD कितने हैं 1HD, तो मैंने लिख दिया HD, E कितने हैं 1HE, एक ही तो है, F कितने हैं 1 है तो 1HE। ये एक सिग्नल देगा, ये एक सिग्नल देगा, ये एक सिग्नल देगा, ये एक देगा, ये एक देगा, ये एक देगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ जाएंगे 6, क्योंकि सेम देंगे दोनों HB वाले, ये वाला और ये वाला, ये वाला HC और ये वाला HC बिल्कुल समान है, इसका रासायनिक मात्रा ये क्या देगा, ये भी सेम देगा, ये अलग देगा CH वाला, ये वाला अलग देगा और ये वाला अलग देगा, क्योंकि सबका व्यवहार कैसा है, इन तीनों का अलग अलग है। इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे इस मॉलिक्यूल में 6। उनका अनुपात देखो, रेशो लिख दो क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, जितने दिख रहे हैं। सरल अनुपात रखना चाहो सरल अनुपात यही आएगा इनका, ठीक है, मतलब काट पीट की भी जरूरत ही नहीं है, सरल अनुपात के रूप में ही है। अगर आप इसको NMR में बनाना चाहते, जिस कोशिश करते आप बनाने की, तो कैसे बनाते भाई, कितने सिग्नल देंगे ये 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके के सिग्नल देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, यही वाला देंगे, ठीक है। सबसे इधर आप इसको बनाते हैं, देखो जो CHO होता है ना, CHO इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव होता है CHO का, सही, ऑक्सीजन लगा रहता है तो ऑक्सीजन कार्बन से खींचता है, कार्बन फिर यहाँ से खींचता है, तो जो सबसे दूर होगा इस खींचने वाले के उसको सबसे पहले बनाएंगे, मैंने ये बोला था। तो यहाँ आप किसको बनाएंगे HA को 1HA को बनाएंगे, उसके बाद किसको बनाएंगे HB को, मतलब HB वाले सिग्नल होंगे, जो HB कितने हैं 2HB, फिर किसको बनाएंगे 2HC, फिर किसको बनाएंगे आप D को बनाएंगे जो कि HA की है, फिर बनाएंगे E को और फिर बनाएंगे आप F को, जो सबसे नज़दीक है मतलब उस पर खुद पे ही है, ठीक है। ये बनाने का तरीका होता है कि किसको मैं कहाँ लिखूँ, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, ठीक है, देखो CH3 CH2O CH2 और CH3, इसको डाईएथिल ईथर बोलते हैं। ये CH3 CH2 एथिल होता है, CH2 CH3 एथिल होता है, तो इसको क्या बोलेंगे डाईएथिल ईथर। सबसे पहले देखो सिग्नल कितने आएंगे, तो देखो भैया CH2 और CH2 सेम है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। देखो CH2 किस तरफ CH3 और O, CH2 किस तरफ O और इस तरफ CH3 सेम है। इसका मतलब इनको अगर मैं AA मान लूँ क्योंकि चारों सेम है, तो 4HA सेम सिग्नल देंगे। ये वाला CH3 और ये वाला CH3, ध्यान से देखो दोनों के वहाँ है बिल्कुल समान है, CH3 किस तरफ CH2O, CH3 किस तरफ CH2O, तो बिल्कुल समान है। तो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है 6, इनको मैं HB मान लेता हूँ, HB क्योंकि सेम है, तो 6HB कैसा देंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो टोटल सिग्नल कितने आएंगे इस मॉलिक्यूल में 2, कि भैया 4 हाइड्रोजन सेम सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि उनका रासायनिक वातावरण समान है, और 6 हाइड्रोजन सेम सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि उनका रासायनिक वातावरण क्या है, समान है। तो पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। NMR संकेत कितने देगा, 2 देगा। अगर इनका अनुपात हम लोग देखते तो अनुपात क्या आता, 4 अनुपात 6, मतलब 2 अनुपात क्या आ जाता 3, सरल अनुपात। अगर आप इसको बनाना चाहते, NMR संकेत बनाना चाहते हैं इसको ऐसे स्केल में भैया, इसके पैमाने में, तो 2 सिग्नल आते तो क्या कर देते, एक तो ऐसे और एक ऐसे। मैंने क्या बोला, इसको किसके नज़दीक बनाना है, इसके नज़दीक उसको बनाना है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाले इससे कहाँ हो, दूर हो। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी कौन होते हैं, जिनकी विद्युत ऋणताएं क्या होती हैं, ज़्यादा। विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो उससे दूर जुड़ा होगा उसको बनाना है इसके नज़दीक। तो देखो यहाँ तो ऑक्सीजन ही है, किसी में तो इसके नज़दीक कौन है 4HA या ये HB वाले, HA वाले। तो जो दूर होंगे उनको इस लाइन के नज़दीक बनाना है, तो इसको इनको कहाँ लिखेंगे 6HA, क्योंकि दूर वाले कौन है HB वाले हैं, और वो कितने हैं 6HB। ये किसका सिग्नल होगा 4HA का, इसका होगा 4HA का, ये क्या होगा 6HB का होगा, ठीक है। दिख नहीं रहा लेकिन ये पहले वाला 6HB, ये HB वालों का है और ये HA वालों का है। क्यों, क्योंकि जो इससे दूर होगा उसको आपको इसके नज़दीक बनाना है। इसका रीज़न हम पढ़ेंगे रासायनिक विस्थापन, जो अपना अगला जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसमें, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ रासायनिक विस्थापन के बारे में, कि उसमें ये अपन जो बना रहे हैं ये भाई ये कैसा ग्राफ सा कैसे बना है, इसको NMR पैमाना बोलते हैं, NMR स्केल बोलते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा जब आप कभी लैबों में जाएंगे। तो वो कैसे होता है, उसमें डेल वैल्यू क्या है, इनके मान क्या होते हैं, वो मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। फिर अगले लेक्चर में और अच्छे से मैं बात करूँगा केमिकल से अपने रासायनिक विस्थापन पे। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैं तो लिख लिया ना, है ना। चलो देखो मैं आपके लिए जानकारी देता हूँ थोड़ा सा, NMR संकेत NMR पैमाने पे कैसे देखा जाता है, क्या है। चलो
पढ़ो आप तो यारो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा सिखाने की जो शायद आपको कहीं नहीं सिखाई जाएगी दौरान बीएससी के। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इस तरीके का एक पैमाना लिया जाता है, इस तरीके का, ये ऐसे होता है, ठीक, मैं इसको नहीं बना रहा, और ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ एक संदर्भ यौगिक काम में लिया जाता है, कौन, टेट्रामेथिल सिलाइल, टीएमएस, ठीक है। इसको क्यों लेते हैं इसका रीजन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी आता है कि संदर्भ यौगिक के रूप में टेट्रामेथिल सिलाइल या सिलिकॉन टेट्रामेथिल, मतलब 3-4 मेथिल CH3 से जुड़े होते हैं सिलिकॉन से, उसी को टीएमएस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों लेते हैं मैं आगे इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके पे दिखाऊंगा भी। यहाँ क्या है, डेल वैल्यू लिखी रहती है, डेल वैल्यू। डेल वैल्यू का क्या मतलब है कि जो हमें एनएमआर संकेत प्राप्त हो रहे हैं उनकी डेल वैल्यू, और ये किस में निकाली जाती हैं, पीपीएम में निकाली जाती हैं, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। आपने 12th में पढ़ा होगा सॉल्यूशन वाली यूनिट में, ठीक है। इसमें भी हम फिजिकल में भी पढ़ेंगे, बीएससी 3rd ईयर में, उसमें भी आता है डेल वैल्यू, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, टीएमएस के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, ये मानते हैं कि इसके लिए कितनी होती होगी 0। इसका कारण है बहुत सारे, इसमें अपन देखेंगे फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 तक होती है, ठीक है। डेल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके और 10 तक। ये कैसे, अगर डेल वैल्यू निकाली कैसे जाती है, वैसे तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है बीएससी 3rd ईयर में, लेकिन कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया है वो किसी ना किसी आवृत्ति का लेना पड़ेगा मुझे, इतनी आवृत्ति का। तो ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो या तो 100 मेगाहर्ट्ज या 60 मेगाहर्ट्ज वाले क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इनकी खुद की आवृत्ति होती है, ठीक है, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, इनकी खुद की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो देखो जब मैंने किसी का मैं अध्ययन कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, जैसे हमको कोई एनएमआर संकेत प्राप्त हुआ कि नहीं प्रोटॉनों का, तो उनके लिए डेल वैल्यू कैसे निकाला, डेल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके और 10 तक होती है, ठीक है। ये जो टीएमएस होता है इसको एनएमआर पैमाना बोलते हैं, एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, एनएमआर स्केल बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, एनएमआर पैमाना इसको बोलते हैं। और एनएमआर पैमाने पर जो टीएमएस का जो संकेत होता है उसको शून्य मान लिया जाता है, भैया इसका यहाँ जब डेल वैल्यू शून्य आ रही तो यहाँ इसके सापेक्ष में ही एनएमआर सिग्नल बनाए जाते हैं अन्य प्रोटॉन्स के, यहाँ से यहाँ तक। अगर डेल वैल्यू का मान बढ़ता है इसका मतलब एनएमआर सिग्नल कहाँ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की शिफ्ट। इसी को बोलते हैं रासायनिक विस्थापन, इसी को क्या बोला जाता है, रासायनिक विस्थापन। कि डेल वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इधर टीएमएस की तरफ जा रही है, टीएमएस एनएमआर स्केल पर इसका संकेत कहाँ मानते हैं, भाई ये डेल वैल्यू कितनी आ रही है, 0, या यहाँ आता है। इसके सापेक्ष ही प्रोटॉन्स की डेल वैल्यू बढ़ती है और क्या जो एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ होते हैं, इधर विस्थापित होते हैं। डेल वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो जैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन आगे कभी कभार जब आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं जैसे एमएससी एंट्रेंस, तो वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि किसी सिग्नल के लिए मुझे कोई आवृत्ति, जैसे ये तो इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति है जो मैंने ले रखा है मेरा, जिस पे मैं अध्ययन करूँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप जो ले रखा है, जिस पर अध्ययन कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, उसकी तो 100 मेगाहर्ट्ज या 60 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, ज़्यादातर 100 मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। तो देखो, तो मुझे कोई दे दिया है मुझे, जिसका मतलब मुझे एनएमआर सिग्नल प्राप्त हुआ, उसकी मुझे आवृत्ति आ गई, कोई इतनी आई है, तो उसकी डेल वैल्यू कैसे निकालो। तो देखो डेल वैल्यू निकालने का क्या मतलब होता है, दी गई आवृत्ति, डेल वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, दी गई आवृत्ति, दी गई फ्रीक्वेंसी बटे इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज। अगर पीपीएम में करना है तो वो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डेल वैल्यू निकालनी है, मुझे एनएमआर सिग्नल प्राप्त हुआ और उसकी मुझे आवृत्ति दे रखी है 250 हर्ट्ज, किसमें दे रखी है 250 हर्ट्ज, तो मुझे उसके लिए डेल वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेल वैल्यू निकालने का क्या तरीका है कि दी गई आवृत्ति 250 हर्ट्ज। अब मुझे पता है कि इंस्ट्रूमेंट की जो आवृत्ति वो किसमें दे रखी है, मेगा हर्ट्ज में, तो उसको भी किसमें चेंज करना होगा, हर्ट्ज में, और 1 मेगा बराबर कितना होता है, 10 की घात 6। तो क्या कर देंगे, 100 गुणा 10 की घात 6, और पीपीएम में निकालने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, 10 की घात 6 से, ये सूत्र में ही है, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कट गया, ये डेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे निकालने का तरीका होता है, डेल वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है कि जो आवृत्ति दी गई है जिस सिग्नल की बटे इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति जो कि कितनी आपको दी हुई होगी, 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है या 60 का, ज़्यादातर जनरली किसको शो करते हैं, 100 मेगाहर्ट्ज को, ठीक है, तो उसका भाग दे देना है, और सूत्र क्या होता है, इंटू 10 की पावर 6। अगर पीपीएम में नहीं है तो इससे मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि 1 पीपीएम बराबर क्या होता है, 10 की घात -6, तो वो आ जाएगा मेगाहर्ट्ज करेंगे, अरे 1 पीपीएम
पार्ट्स पर मिलियन होता है 10 की घात -6। तो आप जब नहीं करोगे तो ये 6 रहेगा, ऊपर जाएगा 10 की घात -6, तो -6 भी लिख सकते हैं, 2.5 गुणा 10 की घात 6 -6, तो -6 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 ppm। तो ppm में निकालना हो 10 की घात 6 से गुणा कर देगा, और अगर नहीं निकालना हो तो फिर गुणा नहीं करेगा, डायरेक्ट 1 मेगा बराबर 10 की घात -10 की घात 6, ऊपर जाएगा तो -6, तो वो सेम ही है, ppm में आ जाएगा 10 की घात -6 हट जाएगी। तो ये तो डेल वैल्यू निकालने का क्या होता है, तरीका होता है। यहाँ से NMR सिग्नल इधर विस्थापित होता है या इधर विस्थापित होता है, इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल शिफ्ट, या क्या बोला जाता है, रासायनिक विस्थापन। क्या बोला जाता है, केमिकल शिफ्ट। इसका मतलब जब इस तरफ जाएगा NMR सिग्नल तो डेल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इस तरफ आएगा तो डेल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। TMS के सापेक्ष NMR सिग्नल क्या होता है, इसकी डेल वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। ये TMS का संकेत है। इसके सापेक्ष प्रोटॉन के संकेत क्या होते हैं, इधर की तरफ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। NMR सिग्नल में हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ये तरीका है, ठीक है। इधर जाते तो डेल वैल्यू बढ़ती है और इधर आते डेल वैल्यू घटती है, ठीक है। क्या निकालने का क्या तरीका होता है वो बता देता हूँ। एक इसके जस्ट अपोजिट होता है टॉ पैमाना। टॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, टॉ पैमाने की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो डेल वैल्यू आई है उसको किस में से घटा दो, 10 में से, तो वो किसकी आ जाती है, टॉ पैमाने की वैल्यू आ जाती है। टॉ पैमाना होता है कि जो डेल वैल्यू मुझे पता है कि मुझे किसी सिग्नल के लिए टॉ वैल्यू निकालनी है, तो जो डेल वैल्यू आ रही है उसको क्या कर दो आप लोग, 10 में से घटा दो। इसका मतलब अगर इस तरफ से इस तरफ जाऊंगा तो टॉ वैल्यू क्या होगी, जैसे टॉ वैल्यू ये वाला जो मैं इधर से इधर बना रहा हूँ, ये टॉ वैल्यू का है, टॉ वैल्यू का इधर तो होती है 0 और इधर होती है वो 10, जस्ट अपोजिट ऑफ डेल वैल्यू। क्योंकि जैसे जैसे डेल वैल्यू बढ़ेगी टो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि भाई अगर डेल वैल्यू 10 हो गई तो टो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो जैसे जैसे डेल वैल्यू का मान बढ़ता है टो वैल्यू का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। और अगर जैसे जैसे डेल वैल्यू का मान घटेगा तो ये घटेगा, तो टो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जस्ट उल्टा चलता है, इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ और डेल वैल्यू का ग्राफ यहाँ से यहाँ। ये आपको बताया है, मतलब जानकारी है बहुत अंदर की, आपको इतना जरूरत नहीं है BSc थर्ड ईयर में। पर अपन जो NMR सिग्नल बनाएंगे वो इसी पे बनाएंगे। भाई डेल वैल्यू इधर आ रही है, इसका मतलब कोई सिग्नल इधर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि उसकी डेल वैल्यू कैसी हो रही है, बढ़ रही है। केमिकल शिफ्ट क्या होता है कि किसी NMR सिग्नल का NMR पैमाने में उसकी डेल वैल्यू का बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन, या क्या कहलाता है, रासायनिक शिफ्ट। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि किसको तो इधर बनाए और किसको इधर बनाए, उसका क्या तरीका है वो अपन केमिकल शिफ्ट में बात करेंगे, रासायनिक विस्थापन में और उसको प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है डेल वैल्यू कैसे निकालें। डेल वैल्यू का मतलब क्या होता है, NMR सिग्नल का मान उस NMR पैमाने में कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो डेल वैल्यू को शो करता है। उसको निकालने का तरीका क्या है मैंने ये भी बता दिया। BSc थर्ड ईयर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आगे कभी तैयारी करेंगे तो पूछ सकता है, उसको कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, पूरा एक ओवरऑल लेक्चर लूंगा। तो अच्छे से देखिए, लेक्चरों को लास्ट तक देखा करो, और अच्छा लगे तो सर को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर जल्दी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करो और बताओ लोगों को क्या है। फ्री में अगर शिक्षा मिल रही है इतनी बढ़िया, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए BSc के लिए नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरा, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं सोच रहे, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही बेहतर है ये। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।